Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Cleared. And today is our third lecture about the topic force and laws of motion. हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था अबाउट इनर्शिया और आज के लेक्चर में हम उसी को एक्सपैंड कर कर पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में. एंड बिफोर गोइंग ऑन आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट अस स्टडी. सो हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था अबाउट इनर्शिया कि इनर्शिया क्या होता है. इनर्शिया क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किस चीज की इनएबिलिटी? एक ऑब्जेक्ट की क्या करने की. क्योंकि इनएबिलिटी है मतलब वो एक वर्क नहीं कर पा रही है. क्या वर्क नहीं कर पा रही है? इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स न्यूटोनियन स्टेट. ओके, सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे लिख सकते हैं. सो ये था हमारा इनर्शिया कि इनर्शिया क्या होता है. देन हमने इसके तीन टाइप्स भी पढ़े थे. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड हमने पढ़ा था मोशन, थर्ड हमने पढ़ा था अबाउट डायरेक्शन. सो ये सारी चीजें तो हमें क्लियर हैं. ये सब हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर करी थी. सो आज हम इसी चीज को, जो ये हमारी इनर्शिया है, इसी चीज को आज हम एक्सपैंड करेंगे और हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करने से पहले लेट अस डिफाइन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कि न्यूटन के जो लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहते हैं. ओके, सो पहले हम वो पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल गो ऑन टू द फर्स्ट लॉ. सो नाउ वी हैव टू स्टडी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ओके, सो अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. सो हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था तभी हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि जो हमारी काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स है, जो हमारी काइनेमैटिक्स है और जो हमारी डायनामिक्स है, उनके दो गॉडफादर हैं. ओके, दोनों के दो गॉडफादर हैं. एक था गैलीलियो और दूसरा था न्यूटन. ओके, सो ये जो लॉज हैं ये दिए थे न्यूटन ने, बट ये न्यूटन ने सिर्फ फॉर्मुलेट करे थे. इनको बहुत पहले गैलीलियो पहले ही खोज चुका था पर वो उन्हें फॉर्मुलेट नहीं कर पाया. ओके, सो गैलीलियो ने इन लॉज की डिस्कवरी कर ली थी बट वो उन्हें फॉर्मुलेट नहीं कर पाया. न्यूटन ने क्या करा? न्यूटन ने बस उन्हें फॉर्मुलेट कर लिया. ओके, सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ओके, सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं? व्हाट आर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन? सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर थ्री फिजिकल लॉज. ठीक है, लेट मी चेंज द पेन. सो दीज आर थ्री फिजिकल लॉज. ये क्या है? तीन फिजिकल लॉज है, मतलब तीन फिजिक्स के लॉज हैं. दैट टुगेदर laid the foundation that together laid the foundation of mechanics. सो जो ये तीन लॉ हैं, इन तीन लॉज के ऊपर ही पूरी मैकेनिक्स निर्भर है. इन तीन लॉज से ही हम पूरी मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं, हम पूरी मैकेनिक्स को डिफाइन कर सकते हैं इन तीन फिजिकल लॉज के बेसिस पे, जिन्हें हम कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. सो एक और लाइन हम इसमें ऐड कर सकते हैं. दे डिफाइन द रिलेशन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. सो ये लॉज क्या करते हैं? अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये जो लॉज हैं ये पूरी मैकेनिक्स की फाउंडेशन ले करते हैं, बट इनका एक्चुअल में क्या काम है? ओके, सो दे डिफाइन द रिलेशन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट. ये रिलेशन डिफाइन करते हैं. अब अगर रिलेशन है तो वो दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में होगा. अब वो दो या दो से ज्यादा चीजें क्या हैं? यहाँ पर दो चीजों के बीच में रिलेशन है.
ऑब्जेक्ट और जो उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ओके, और मोशन का उन फोर्सेस पे कैसा रिस्पॉन्स होता है, ये भी लिख लेते हैं, एंड रिस्पॉन्स ऑफ मोशन बाय दीज फोर्सेस, ओके, कि जब ये फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पर लगेंगी तब मोशन किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, ओके। सो तीन चीजों के बीच में रिलेशन आ गया, ऑब्जेक्ट, फोर्सेस और मोशन। सो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इन तीन चीजों के बीच के रिलेशन को डिफाइन करती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो लॉज होते हैं ये सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स में वैलिड होते हैं, ओके। These laws are valid in inertial frames only, okay। inertial frame क्या होते हैं, हमने अपने पिछले चैप्टर के अंदर करा था, मोशन चैप्टर में। so if you don't know, go back and watch those lectures। so अब हमने ये तो पढ़ लिया कि न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं, वो क्या स्टेट करते हैं, वो किस चीज़ के बीच में रिलेशन बताते हैं। तो अब हम लॉज को भी पढ़ते हैं, ओके। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लॉज जो न्यूटन ने हमें दिए थे। नाउ फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या था न्यूटन का, व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ दैट न्यूटन गेव, लेट मी राइट इट अगेन। सो व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ दैट न्यूटन गेव, पहला लॉ क्या था। सो इसे हम वैसे ऐसा नहीं लिखते हैं, इसे हम जनरली ऐसे लिखते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका दूसरा नाम होता है इनर्शियल लॉ। इसे हम इनर्शियल लॉ भी कहते हैं, क्यों कहते हैं अभी हम देखते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो कॉल्ड एज इनर्शियल लॉ। इसे हम इनर्शियल लॉ इसीलिए कहते हैं क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कुछ नहीं करता, ये बस इनर्शिया को डिफाइन करता है। न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, पहला पॉइंट तो ये लिख लो, इट डिफाइंस इनर्शिया। और जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे वैसे साथ में नोट्स बनाया करो, रिवीजन में हेल्प होती है। और जैसे मेरे लेक्चर्स हर 2 दिन में एक बार आते हैं, सो मेरा एक लेक्चर देखा आपने, दूसरा लेक्चर देखने से पहले एक बार इन नोट्स को रिवाइज कर लिया करो, पढ़ने में आसानी होगी, ओके। सो इट वॉज अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू ऑल। सो इट डिफाइंस इनर्शिया, वन लाइन में हमने इसे डिफाइन कर लिया, बट ये तो था हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और इलेबोरेट करते हैं और पेपर वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं जो हमने पेपरों में लिखनी है। सो क्या होती है, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या स्टेट करता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट at rest will remain at rest, okay। it states that an object at rest will remain at rest, जो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, and an object in motion will remain in motion, ओके। थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन है बट इसको हमने समराइज करके ऐसे भी समझेंगे। दिस लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। अब ऐसा तो नहीं होता ना कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, नहीं, एक स्पेसिफिक कंडीशन में होता है तो हम वो अब कंडीशन भी मेंशन कर देते हैं। इन मोशन विल रिमेन इन मोशन unless and until it is acted upon by an external force, okay। So and now this law states that an object at rest will remain at rest, जो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा, and an object in motion, जो एक ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, किस कंडीशन में, unless and until it is acted upon by an external force, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है,
अब यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स क्यों लिखा है, ये चीज़ गौर करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं सिंपल फोर्स लिख सकता था, मैंने एक्सटर्नल क्यों लिखा है। सो फोर्सेस इस बेसिस पर दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। ओके, सो दो टाइप की फोर्सेस होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। सो इंटरनल फोर्सेस कौन सी होती है, जो बॉडी के अंदर नेचुरली काम कर रही हैं, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस होती है जो बॉडी के अंदर नेचुरली काम कर रही हैं, जो बॉडी पर नेचुरली अकर हो रही हैं, ओके, लाइक वेट और नॉर्मल रिएक्शन, ओके, दीज आर इंटरनल फोर्सेस। ये सारी इंटरनल फोर्सेस होती हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस जो बाहर से एक्ट करे, लाइक ग्रेविटी, फ्रिक्शन, या हमने किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया, दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स, ओके। सो दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स क्यों लिखा और इंटरनल फोर्स क्यों नहीं लिखा, इसके पीछे भी एक बहुत ही वैलिड रीजन है, ओके, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हम कोई भी चीज़ बिना किसी रीजन के नहीं लिखते। सो इंटरनल मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि इंटरनल फोर्सेस की एक प्रॉपर्टी होती है, दे ऑलवेज बैलेंस ईच अदर। इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज बैलेंस ईच अदर। इंटरनल फोर्सेस हमेशा एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, बट एक्सटर्नल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस नहीं करती, कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं, ओके। सो इट इज अ 50-50 चांस, बट इंटरनल फोर्सेस के अंदर हम 50%, हम 100% श्योर होते हैं दैट दे विल बैलेंस ईच अदर। एंड माइंड इट, मैं कह रहा हूँ बैलेंस, मैं कैंसल आउट नहीं कह रहा हूँ, ओके। सो इसीलिए मैंने कहा है बैलेंस ईच अदर। फोर्सेस का बैलेंस होना और कैंसल आउट होने में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, जब हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे तब ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अभी सिर्फ इतना समझो दैट इंटरनल फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, बट एक्सटर्नल फोर्सेस मे और मे नॉट बैलेंस ईच अदर। सिंपल सी बात थी। सो दिस इज आर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बट मैंने कहा था कि न्यूटन ने जब ये लॉ फॉर्मुलेट करे उससे पहले गैलीलियो ने इनको फाइंड आउट कर लिया था एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। सो अब हम वो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट भी पढ़ लेते हैं, ओके। So for this I have to erase all of this. I hope you have copied down this definition. Definition इतनी है, और कुछ और भी ज़्यादा पॉइंट्स होंगे that we will discuss. So और भी इसके थोड़े से स्पेशल पॉइंट्स हैं और एग्जांपल्स है फर्स्ट लॉ के। We will discuss all these. आज के लेक्चर में हमारा मेन फोकस रहेगा फर्स्ट लॉ पर, ओके। So now let us learn about Galileo's experiment, and it is a very famous experiment, okay. सो जिसने फिजिक्स पढ़ी आप उससे पूछना गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, हर कोई बता देगा इट्स अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट, और इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें इनर्शिया का पता चला था। आई वॉज विलिंग टू डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्सपेरिमेंट, बट इस एक्सपेरिमेंट की जो कंडीशंस है दैट कुड नॉट बी फुलफिल्ड, सो आई कुड नॉट बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा दिमाग में पिक्चर बनाओ, ओके। सो गैलीलियो ने क्या करा, गैलीलियो ने एक रैंप बनाया, ओके। गैलीलियो ने एक रैंप बनाया विद इक्वल इंक्लिनेशन, मतलब लाइक अगर यहाँ पर एंगल थीटा है बेस के साथ, तो यहाँ पर भी एंगल थीटा है, ओके। सो स्लोप हमने पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, स्लोप पिछले चैप्टर में। सो इन दोनों का स्लोप सेम है, इन दोनों रैम्प्स का स्लोप सेम है। सो उसने ऐसा रैंप बनाया, एक ऐसा वे बनाया, देन उसने कंडीशंस रखी दैट there should be no friction and there should be no air resistance, okay। उसने एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया and he left out friction and air resistance, okay। और वो मैं यहाँ पर नहीं कर सकता था because I cannot, so try to understand। so उसने क्या करा, गैलीलियो ने एक बॉल ली, बॉल को उसने रोल डाउन होने दिया, ओके। बॉल को रोल डाउन होने दिया। नाउ अब उसने क्या ऑब्जर्व किया कि बॉल मैंने यहाँ पर छोड़ी तो वो बॉल यहाँ से जाएगी नीचे, यहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पर पहुँचेगी, और फिर वो इसी के पैरेलल जाएगी, इसी के पैरेलल तक जाएगी एटमोस्ट, उसके बाद वापस पीछे मुड़कर वहाँ पर आएगी, ओके। सो गैलीलियो ने ये ऑब्जर्व किया। नाउ ये तो एक केस था जब उसने दोनों स्लोप इक्वल रखे,
ना उसने क्या किया, अब स्लोप थोड़ा कम कर दिया एक साइड का। सॉरी, द डायग्राम इज नॉट प्रीटी गुड, आई चेंज इट। सो अब उसने थोड़ा इस तरह का बना दिया। ओके, सो अब हमें दिख रहा है कि ये थीटा ज़्यादा है, ये थीटा डैश कम है। सो अब हमें ये साफ साफ दिख रहा है, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम। अब उसने क्या देखा, लाइक यहाँ से उसने बॉल छोड़ी, बॉल गई 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 गई, ओके, बॉल दोबारा से उसी चीज के पैरेलल आके रुक गई, जहां से उसने छोड़ी थी स्टार्टिंग पॉइंट के पैरेलल जाकर रुक गई और वापस रोल होने लगी। नाउ अब उसने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया। सो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, वो सेम लेवल पर क्यों जा रही है। सो अब हम इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा समझो इस चीज़ को। यहाँ पर उसने क्या कहा, फ्रिक्शन हटा दो, एयर रेजिस्टेंस हटा दो। सो हम देखते हैं कि इस बॉल पर कितनी फोर्सेज एक्ट करेंगी, या इस बॉल के मोशन पर कितनी फोर्सेज एक्ट करेंगी। सो मेन रोल प्ले करेगी यहाँ पर हमारी ग्रेविटी। ओके, मेन रोल प्ले करेगी हमारी यहाँ पर ग्रेविटी। फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस हमने काट दिया, आप कहोगे यहाँ पर फ्रिक्शन था, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस था, तो वो सब हमने नेग्लेक्ट कर दिया। सो अब मेन अफेक्टिंग फैक्टर रह गया हमारे पास ग्रेविटी की। इस बॉल के मोशन को अब सिर्फ ग्रेविटी रोकेगी और कोई भी चीज़ नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस हमने नेग्लेक्ट करना है। सो क्या होगा, बॉल यहाँ पर है, ग्रेविटी नीचे को खींचेगी, नीचे को खींचेगी। ओके, सो बॉल यहाँ पर वेलोसिटी पकड़ेगी, यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। सो बॉल यहाँ पर वेलोसिटी पकड़ेगी, यहाँ पर मान लो उसने जीरो से छोड़ा। ओके, उसने जीरो से छोड़ा, यहाँ तक आते आते उसकी वेलोसिटी वी होगी या यू होगी, यू हो गई। सो जब वो ऊपर जाएगा, जब वो ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी यू है उसके पास, अब ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। वैसे यहाँ पर हमारा प्रोजेक्टाइल वर्क करेगा, प्रोजेक्टाइल भी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, बट अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा एज्यूम करो कि यहाँ पर उसको अब हिंडर करेगा, सिर्फ हमारी ग्रेविटी हिंडर करेगी, और यहाँ पर वो उसे डिसेलरेट करेगी। ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींचेगी, बट ये ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पर ग्रेविटी उसे डिसेलरेट करेगी, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। जब ये इस पॉइंट पर आ जाएगा, तब ये जो मैग्नीट्यूड था और ये जो मैग्नीट्यूड है आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर जितनी ग्रेविटी लगेगी, बिकॉज ग्रेविटी इज अफेक्टेड बाय द हाइट, ग्रेविटी डिस्टेंस से अफेक्ट होती है। वैसे ही इतना सा डिस्टेंस कुछ मायने नहीं रखता, बट अगर हम बहुत ही माइन्यूटेस्ट लेवल पर देखें तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस करता है। सो यहाँ पर हाइट सेम हो गई, यहाँ पर ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। सो यहाँ पर ग्रेविटी उस चीज़ को रोक देगी। हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, यहाँ पर यू हो जाएगा, ऊपर आते आते नेगेटिव जी की वजह से ये जीरो हो जाएगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन अगर हम लगाएंगे, यहाँ पर जीरो हो गया। सो इसकी वजह से मतलब यहाँ पर इफेक्ट क्या कर रही है, हमारी ग्रेविटी। यहाँ पर मेन रोल हमारा ग्रेविटी प्ले कर रही है। ओके, सो ये बात थोड़ी थोड़ी अब हमें समझ में आई है। अब यही बात हम यहाँ पे समझते हैं। ओके, सो यहाँ पर थी उसकी वेलोसिटी जीरो, यहाँ पर नीचे ग्रेविटी काम कर रही थी, उसने उसे एक्सेलरेशन दे दी जी। ओके, यहाँ पर उसने उसे एक्सेलरेशन दे दी जी। अभी आप कहोगे कि यहाँ पर भी ये इतनी जितनी यहाँ पर इसने पकड़ी थी, यहाँ पर रुक जाना चाहिए था ये। सो ये अभी आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ा है। प्रोजेक्टाइल में जब हम इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ ये यहीं पर आके रुकना चाहिए। ओके, सो ये थोड़ा प्रोजेक्टाइल का वर्क है, पर समझते हैं, प्रोजेक्टाइल भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मान लो आते आते उसकी वेलोसिटी होगी यू। अब यहाँ पर ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड कम होगा, यहाँ पर ज़्यादा होता जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा। इस पॉइंट पर ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड इसके इस पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो जितनी एक्सेलरेशन उसको यहाँ से मिली थी, उतनी डिसेलरेशन उसे यहाँ पर मिल रही है, उतनी डिसेलरेशन मिल रही है, मतलब नेट जीरो हो गया। मान लो यहाँ पर उसे जी एक्सेलरेशन मिली, जी1 एक्सेलरेशन मिली, यहाँ पर उसे नेगेटिव जी1 मिल रही है, तो टोटल जीरो हो गया हमारा। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आके रुकेगा। अब जो हमारा गैलीलियो था वो था थोड़ा समझदार, उसने थोड़ा और ब्रेन लगाया और उसने एक नई चीज़ करी। उसने क्या करा, अब लेट मी इरेज इट, आई होप आप सबको ये सब समझ में आ गया है।
सो नाउ हमारे गैलीलियो थे बड़े समझदार। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस रैंप को ऐसा कर दिया, सॉरी डायग्राम इज नॉट अप टू द मार्क, ओके। सो उसने बिल्कुल ऐसे प्लेन के साथ और फिर ये कुछ स्लोप के साथ, ओके। सो उसने ऐसा कुछ कर दिया, यहाँ पर एंगल था थीटा। नाउ यहाँ पर एंगल 0 है, मतलब ये बिल्कुल ग्राउंड के साथ है। उसने जो दूसरा रैंप जा रहा था, दूसरी जो साइड जा रही थी रैंप की, वो उसने हटा दी। नाउ यहाँ पर क्या होगा, अब एक बात हमने 8th क्लास में फ्रिक्शन पढ़ी है। फ्रिक्शन क्या करती है, जब हमने एक बॉल को रोल करते हैं हम एक सरफेस पे, तो वो किस वजह से रुकती है, फ्रिक्शन की वजह से रुकती है, और तो कोई वजह नहीं होती है ना रुकने की। सो वो चीज़ रुकती है फ्रिक्शन की वजह से। नाउ यहाँ पर अब हमारे गैलीलियो ने बड़ी अच्छी कंडीशन लगाई कि फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को हमने नेगलेक्ट करना है। सो बॉल आएगी, अब बॉल अपना लेवल सीख करेगी रुकने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस नहीं है। बॉल अपना लेवल सीख करेगी, बट गैलीलियो ने तो उसके जितना लेवल लेके ही नहीं गया। सो बॉल क्या करेगी, यहाँ से चलती जाएगी चलती जाएगी। खुद सोचो, बॉल को अपना लेवल सीख करना है, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर क्या है, अफेक्ट करने वाला, हिंडर करने वाला फैक्टर क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी हिंडर करेगा इसका मोशन अगर करेगा, बट यहाँ और हिंडर कब करेगा, जब वो उसके बिल्कुल लेवल पर आ जाएगा। बट यहाँ पर तो इसका लेवल आ ही नहीं रहा है, क्योंकि गैलीलियो ने पूरा रैंप स्ट्रेट कर दिया। सो ये बॉल स्ट्रेट चलती जाएगी, बिल्कुल चलती जाएगी, कभी नहीं रुकेगी। सो यहीं से गैलीलियो को आइडिया लगा इनर्शिया का। यहीं से गैलीलियो को इनर्शिया का आइडिया लगा, बस बस उसने उसे फॉर्मुलेट नहीं करा, उसने ये गलती कर दी। और यहीं से उसने न्यूटन ने निकाला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ओके। सो यहीं से न्यूटन ने निकाला अपना फर्स्ट लॉ। आई होप इतनी बात समझ में आई सबको, ओके। सो ये था गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया है येलो बॉक्स में, ओके। सो नाउ अब हम फर्स्ट लॉ को थोड़ा और डेप्थ में पढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टडी फर्स्ट लॉ इन अ बिट मोर डेप्थ। अब हम थोड़ा ज़्यादा कूदेंगे इसकी गहराई में। सो फर्स्ट लॉ हमारा इनर्शियल लॉ है। इनर्शियल लॉ क्यों है, क्योंकि ये इनर्शिया डिफाइन करता है। इनर्शिया क्यों डिफाइन करता है, क्योंकि हमने देखा जो इसकी डेफिनेशन है वो बिल्कुल इनर्शिया जैसी है, वो बिल्कुल इनर्शिया जैसी डेफिनेशन है, इसलिए हम इसे इनर्शियल लॉ बोलते हैं। So what does first law state? An object that is in motion will remain in motion, and an object that is at rest will remain at rest unless and until it is acted upon by an external force. सिंपल डेफिनेशन है, याद करने में कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने डेफिनेशन समझी है। और ये तीनों टाइप के इनर्शिया के ऊपर अफेक्ट करती है, मतलब ये लॉ तीनों टाइप के इनर्शिया को डिफाइन करता है, रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन भी। हमने डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं करा, ओके। सो अब हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ लिया कि ये फर्स्ट लॉ जो है ये हमें क्या कहता है, पढ़ लिया। अब हम इसके थोड़े से एग्जांपल्स पढ़ते हैं। वैसे हमें इनर्शिया के तो बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े ही हैं, बट इसके भी थोड़े पढ़ लेते हैं, हमारे इनर्शिया के एग्जांपल्स बढ़ जाएंगे। बाकी आप इनर्शिया के एग्जांपल्स को फर्स्ट लॉ के साथ रिलेट कर सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। नाउ अब आपने देखा होगा, आप कभी कभी अपने मैट्रिसेस को धूप में सुखाते हो, ओके। आप अपने मैट्रिसेस को सर्दियों में ज़्यादातर आप उसको धूप में सुखाते हो, ओके, ताकि उसकी डस्ट और जो उसके अंदर जर्म्स वगैरह हैं वो सारे धूप की वजह से किल हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, जब एक मैट्रेस के ऊपर डर्ट ज़्यादा आ जाती है, जब एक मैट्रेस के ऊपर धूल ज़्यादा आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसे एक स्टिक से बीट करते हैं ना, हम उसे एक स्टिक से बीट करते हैं। तो स्टिक से बीट करने से धूल कैसे उड़ जाती है, कभी सोचा है आपने? सो तो अब हम देखते हैं। अब क्या हुआ, मैट्रेस था यहाँ पर, ओके, मैट्रेस यहाँ पर था, हमने उसे बीट करा, तो मैट्रेस थोड़ा सा ऐसे पीछे चला जाएगा, मैट्रेस का जो सरफेस है वो थोड़ा पीछे चला जाएगा। अब जो डर्ट थी वो उसके सरफेस पर थी। अब डर्ट के अंदर जो है, डर्ट के ऊपर हमने डायरेक्ट फोर्स तो अप्लाई करी नहीं, फोर्स जो हमारी डर्ट है उसके ऊपर तो कोई फोर्स अप्लाई करी नहीं हमने तो मैट्रेस पे फोर्स अप्लाई करी है।
सो डर्ट के अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, डर्ट अभी रेस्ट में था, उसके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट रहेगा। अब क्या होगा, मैट्रेस इससे पीछे चला गया, मैट्रेस इससे पीछे चला गया, सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अब ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अब क्या होगा, देखो पहले ये मैट्रेस था, डर्ट इसके ऊपर था, अब क्या हुआ, डर्ट आगे रह गया, मैट्रेस पीछे को निकल गया। ओके, अब क्या हुआ, डर्ट आगे रह गया, मैट्रेस का सरफेस पीछे को निकल गया। सो ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटी उसे नीचे खींच लेगी, सो डर्ट गिर जाएगी। सो ऐसे होती है जब हम अपने मैट्रेस को क्लीन करते हैं, इस तरीके से डर्ट निकलती है। ओके, सो यहाँ पर हमने ये भी देख लिया डेली लाइफ में कैसे एप्लीकेबल होती है, और हमने एग्जाम्पल भी पढ़ लिया। इसी तरीके से लीफ के साथ भी होता है। ओके, लाइक एक पेड़ है, उसके ऊपर एक ब्रांच है, और यहाँ पर एक लीफ है। ओके, यहाँ पर एक लीफ है। अब क्या होता है, अगर मान लो आप यहाँ पर आए और आपने इस ब्रांच को पकड़ के हिलाया, ओके, जैसे आपने इस ब्रांच को पकड़ा और आपने इसे शेक किया, तो क्या होगा, अब आप इस ब्रांच को ऊपर लेकर गए, मान लो पहले आप इस ब्रांच को ऊपर को लेकर गए, सो क्या होगा, ब्रांच ऊपर को निकल गई। अब लीफ पर तो डायरेक्ट फोर्स लगी नहीं, वो उसके ऊपर इनडायरेक्टली इफेक्ट होगा। लीफ था इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, अब जो कमज़ोर लीफ होते हैं, जो थोड़े मुरझा से गए होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, उन लीव्स के ऊपर होता क्या है, उनकी जो स्टेम होती है वो वीक हो जाती है। ओके, सो जो आपने देखा होगा, जो हरे भरे पत्ते होते हैं वो नहीं टूटते, जो ये मुरझाए हुए से पत्ते होते हैं वो टूट जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि उनकी स्टेम वीक हो जाती है। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, उनकी स्टेम में इतना फोर्स नहीं था कि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कोप अप कर पाए, ब्रांच पीछे निकल गई, ये यहीं पर रह गया, अभी भी ग्रेविटी लगी, ये नीचे गिर गया। ओके, सो ऐसे अब मान लो आप इसको नीचे लेकर गए, नीचे लेकर गए तो भी यही होगा, ब्रांच नीचे नीचे निकल जाएगी, पेड़ ऊपर होगा, पत्ता ऊपर होगा, हमारा ग्रेविटी लगेगी, वो नीचे गिर जाएगा। ओके, सो दिस इज इनर्शिया, ये है इनर्शिया की ब्यूटी। और न्यूटन ने इनर्शिया का फायदा उठाया और अपना एक लॉ फॉर्मुलेट कर लिया। ओके, सो आई बिलीव हमने फर्स्ट लॉ को अच्छे से समझा है, बट फर्स्ट लॉ वॉज नथिंग मच बट ओनली इनर्शिया, इनर्शिया को ही समझा है हमने और अच्छे से और डेप्थ में। और फिर हमने गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कवर करा, क्या था वो, कैसे था। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, यू कैन कनेक्ट विद अस through various platforms. All the links are there in the description. And if you want to ask us doubts, feel free, message us at any time. I will try my best to reply as fast as I can. And also in the next lecture we will continue with the second law of motion. Till then, bye and take care. And also a piece of advice that do make notes. जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे वैसे नोट्स बनाया करो, अच्छा रहता है, रिवीजन के अंदर पेपरों के टाइम पर काम आता है। एंड मेरा जैसे 2 दिन में एक लेक्चर होता है, सो आपने एक लेक्चर देखा, अगले लेक्चर देखने से पहले कम से कम उन नोट्स की एक रिवीजन कर लिया करो, आपको पेपरों के टाइम में ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, वैसे हम सब कुछ समझ लेते हैं। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।